गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 बोथ मीडियम विषय हिंदी। यहाँ कुछ आपको अपठित गद्यांश दिए गए हैं। देखिए, इससे पहले जो पार्ट 1 भेजा गया था अपठित गद्यांश का, उसमें 5 गद्यांश भेजे गए थे। अब आगे देखिए। वैदिक युग भारत का प्राय सबसे अधिक स्वाभाविक काल था। यही कारण है कि आज तक भारत का मन उस काल की ओर बार बार लोभ से देखता है। वैदिक आर्य अपने युग को स्वर्णकाल कहते थे या नहीं यह हम नहीं जानते, किंतु उनका समय हमें स्वर्णकाल के समान अवश्य दिखाई देता है। लेकिन जब बौद्ध युग का आरंभ हुआ, वैदिक समाज की पोल खुलने लगी और चिंतकों के बीच उसकी आलोचना आरंभ हो गई। बौद्ध युग अनेक दृष्टियों से आज के आधुनिक आंदोलन के समान था। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध बुद्ध ने विद्रोह का प्रचार किया था। बुद्ध जाति प्रथा के विरोधी थे और वे मनुष्य को जन्मना नहीं कर्मणा श्रेष्ठ या अधम मानते थे। नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार देकर उन्होंने यह बताया था कि मोक्ष केवल पुरुषों के ही निमित्त नहीं है, उसकी अधिकारी नारियां भी हो सकती है। बुद्ध की ये सारी बातें भारत को याद रही और बुद्ध के समय से बराबर इस देश में ऐसे लोग उत्पन्न होते जा रहे जो जाति प्रथा के विरोधी थे, जो मनुष्य को जन्मना नहीं कर्मणा श्रेष्ठ या अधम समझते थे। किंतु बुद्ध में आधुनिकता से बेमेल बात यह थी कि वे निवृत्तवादी थे। गृहस्थी के कर्म से वे भिक्षु धर्म को श्रेष्ठ समझते थे। उनकी प्रेरणा से देश के हजारों लाखों युवक जो उत्पादन बढ़ाकर समाज का भरण पोषण करने के लायक थे, सन्यासी हो गए। सन्यास की संस्था समाज विरोधिनी संस्था है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है आपको, जाति प्रथा एवं नारियों के विषय में बुद्ध के विचारों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, बुद्ध जाति प्रथा के विरुद्ध थे। उन्होंने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का विरोध किया। मनुष्य को वे कर्म के अनुसार श्रेष्ठ या अधम मानते थे। उन्होंने नारी को मोक्ष की अधिकारिणी माना। ख दिया है, संन्यास का अर्थ स्पष्ट करते हुए यह बताइए कि इससे समाज को क्या हानि पहुंचती है। उत्तर है, अच्छी तरह से त्याग करने को ही संन्यास कहा जाता है। संन्यास की संस्था से देश का युवा वर्ग उत्पादक कार्य में भाग नहीं लेता, इससे समाज की व्यवस्था खराब हो जाती है। ग दिया है आपको, बौद्ध युग का उदय वैदिक समाज के किन लोगों के लिए हानिकारक हुआ। उत्तर है, बौद्ध युग का उदय वैदिक युग की कमियों के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। वस्तुतः वैदिक युगीन समाज के शीर्ष पर ब्राह्मण वर्ग के कुछ स्वार्थी लोग विराजमान थे। वे स्वयं को जन्मना श्रेष्ठ मानते थे। ऐसे में बौद्ध धर्म के सिद्धांत शोषित समाज के लिए हथियार साबित हुए। इन सिद्धांतों के सामने तत्कालीन समाज के शीर्ष पर बैठे सिद्धांत शोषित समाज के लिए हथियार साबित हुए। इन सिद्धांतों के सामने तत्कालीन समाज के शीर्ष पर बैठे लोगों के सिद्धांत अविश्वसनीय प्रतीत होने लगे। फलतः बौद्ध युग का उदय उनके लिए हानिकारक साबित हुआ। घ दिया गया है आपको, बौद्ध धर्म ने नारियों को समता का अधिकार दिलाने में किस प्रकार योगदान दिया। वैदिक युग में नारियों को मोक्ष की अधिकारिणी नहीं माना जाता था। इस सिद्धांत को बुद्ध ने नारियों के समता के अधिकार में सबसे बड़ा रोड़ा समझा। अतः उन्होंने बौद्ध धर्म के अंतर्गत नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार देकर यह सिद्ध किया कि मोक्ष केवल पुरुषों के ही निमित्त नहीं है, इस पर नारियों का भी हक है। यह नारियों को समता का अधिकार दिलाने में काफी प्रभावित कदम साबित हुआ। अगला दिया है न, बुद्ध पर क्या आरोप लगता है और उनकी कौन सी बात आधुनिकता के प्रसंग में ठीक नहीं बैठती। बुद्ध पर निवृत्तिवादी होने का आरोप लगता है। उनकी गृहस्थ धर्म को भिक्षु धर्म से निकृष्ट मानने वाली बात आधुनिकता के प्रसंग में ठीक नहीं बैठती। च दिया है आपको, कुछ स्वार्थी ब्राह्मण लोग स्वयं की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए क्या करते थे। कुछ स्वार्थी ब्राह्मण लोग जन्म के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे तथा शेष समाज को भी स्वयं को श्रेष्ठ मनवाने के लिए विवश करते थे और तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। आगे देखिए। 6, बौद्ध धर्म के उदय ने वैदिक धर्मों को किस तरह चोट पहुंचाई। बौद्ध धर्म के सिद्धांत शोषित समाज के हित की बात करते थे। ये सिद्धांत उनके लिए किसी हथियार से कम नहीं थे। इससे वैदिक सिद्धांतों से लोगों का विश्वास उठने लगा। इस तरह बौद्ध धर्म के उदय ने वैदिक धर्म को चोट पहुंचाई। ज दिया है, बुद्ध को समाज विरोधी होने का आरोप क्यों झेलना पड़ा।
बुद्ध को समाज विरोधी होने का आरोप इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर देश के हजारों लाखों युवकों ने उत्पादन में योगदान न देकर संन्यास ले लिया था। झ दिया गया है आपको। उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। आधुनिकता और विरोध। आधुनिक शब्द है, उपसर्ग नहीं है इसमें। मूल शब्द है अधुना और प्रत्यय है इक। दूसरा है विरोधी, इसमें वी उपसर्ग है, मूल शब्द है रोध और प्रत्यय है ई। आगे दिया है आपको लास्ट प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। शीर्षक है बुद्ध की वैचारिक प्रासंगिकता। बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए इसके। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार विकल्पों का चयन कीजिए। पहला, भारत देश का मन किस युग को बार बार लोभ से देखता है? सही उत्तर है वैदिक युग को। हमें किनका काल स्वर्णकाल के जैसा दिखाई देता है? वैदिक कार्यों का। बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वे ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के पक्षधर थे। बुद्ध ने नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार देकर क्या बताना चाहा था? नारी भी मोक्ष की अधिकारिणी है। कुछ लोगों के द्वारा जाति प्रथा का विरोध करना यह दर्शाता है कि उन्हें बुद्ध की बातें याद है। बुद्ध निवृत्तिवादी थे, यह बात किससे मेल नहीं खाती है? आधुनिकता से। संन्यास की संस्था समाज विरोधिनी क्यों है? लाखों नवयुवकों द्वारा सन्यासी हो जाने के कारण। सन्यासी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय है। उपसर्ग सम और प्रत्यय ई। बुद्ध ने बताया मोक्ष केवल पुरुषों के निमित्त नहीं है। रेखांकित शब्द अंश का उपवाक्य है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक हो सकता है बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता। अगला गद्यांश जो दिया गया है वो आप स्वयं पढ़ें। इसमें आपको दिया गया है शिक्षाविदों के अनुसार विद्या दो प्रकार की होती है। प्रथम वह जो हमें जीवन यापन के लिए अर्जन करना सिखाती है, द्वितीय वह जो हमें जीना सिखाती है ना। इनमें से दोनों में से एक भी यदि हमारे जीवन में अभाव होता है या एक भी हमारे जीवन में नहीं होती तो हमारा जीवन निरर्थक बन जाता है। जिससे बिना कमाए जीवन का निर्वाह या जीवन यापन करना, जीवन चलाना संभव नहीं होता है। देखिए अति लघुतरात्मक प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, व्यक्ति दूसरों के लिए भार कब बन जाता है? उत्तर है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन यापन भर के लिए भी नहीं कमा पाता है तो वह माता पिता, परिवार के किसी सदस्य या समाज पर परावलंबी बन जाता है। इस स्थिति में वह दूसरों के लिए भार बन जाता है। ख दिया गया है आपको प्रश्न, व्यक्ति किस परिस्थिति में मानव जीवन की उपाधि नहीं पा सकता? उत्तर, जीवन यापन के लिए काफी धन अर्जित करने के बावजूद भी यदि व्यक्ति का जीवन सुचारू रूप से नहीं चल रहा तथा उसके पास वह जीवन शक्ति नहीं होती जो उसके स्वयं के जीवन को सत्य पथ की ओर अग्रसर करती ही है, साथ ही वह अपने समाज, जाति और राष्ट्र के लिए भी मार्गदर्शन करती है, तो व्यक्ति मानव जीवन की उपाधि नहीं पा सकता। प्रश्न नंबर क दिया है आपको, विद्या के कौन से दो रूप बताए गए हैं? उत्तर है विद्या के दो रूप बताए गए हैं। पहला वह विद्या जो जीवन यापन के लिए अर्जन करना सिखाती है, दूसरा वह विद्या जो जीना सिखाती है। प्रश्न नंबर घ है आपका, वर्तमान शिक्षा पद्धति के लाभ व हानि बताइए। उत्तर, वर्तमान शिक्षा पद्धति हमारी बुद्धि विकसित करती है, भावनाओं को चेतन करती है, परंतु जीविकोपार्जन के लिए कुछ नहीं कर पाती। प्रश्न नंबर अगला न, व्यक्ति का कु से सु न बन पाने का क्या तात्पर्य है? कु से सु न बन पाने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जीवन यापन के लिए अर्जन करने योग्य नहीं बन पाता, वह जीने की कला से परिचित नहीं होता, उसका जीवन निरर्थक हो जाता है, वह आजीवन परावलंबी होता है, साथ ही वह उन संस्कारों से युक्त नहीं हो पाता जो उसे सुनिश्चित, सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं सुसभ्य बनाते हैं। कु और सु मतलब कुपुत्र और सुपुत्र। अगला प्रश्न देखिए च, शिक्षित युवकों को अपना बहुमूल्य समय अर्जियां लिखने में बर्बाद क्यों करना पड़ता है? वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कला, शिल्प एवं प्रौद्योगिकी आदि की शिक्षा नाम मात्र की होने के फलस्वरूप
शिक्षित युवकों के लिए जीविकोपार्जन एक समस्या बन जाती है, इसलिए उन्हें अपना अधिकांश समय नौकरी की तलाश में अर्जियां लिखने में बर्बाद करना पड़ता है। 6 दिया है, शिक्षा के क्रमिक सोपानों का उल्लेख कीजिए। भारतीय विद्यार्थी को शिक्षा देने के उचित और क्रमिक सोपान है। आवश्यक शिक्षा दी जाए, उपयोगी शिक्षा दी जाए और जीवन को अलंकृत और परिष्कृत करने वाली शिक्षा दी जाए। अगला प्रश्न दिया है, ज आपको कोई भी नहीं चाहेगा कि वह परावलंबी हो, वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। सरल वाक्य, कोई भी परावलंबी नहीं होना चाहेगा। आगे दिया है, दिए गए शब्दों से उपसर्ग, मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग कीजिए। परावलंबी और सुशिक्षित। शब्द है परावलंबी, इसमें उपसर्ग है पर, मूल शब्द है अवलंब और प्रत्यय है ई। दूसरा शब्द है सुशिक्षित, इसमें उपसर्ग है सु, मूल शब्द है शिक्षा और प्रत्यय है इत। आखिरी क्वेश्चन दिया गया है आपको, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। शीर्षक है शिक्षा के सोपान। बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए। पहला, व्यक्ति किस पर परावलंबी नहीं बनना चाहता है? उत्तर है आपका चौथा, उपरोक्त सभी। व्यक्ति का जीवन मानव जीवन की संज्ञा कब नहीं पा सकता है? उत्तर है आपका चौथा, खूब सारा धन अर्जित कर लेने पर। आगे दिया है, कौन सा विकल्प पहली विद्या के विकृत रूप को दर्शाता है? उत्तर है आपका तीसरा, कु से सु न बन पाना। घ दिया है, वर्तमान समय में दी जाने वाली शिक्षा की विशेषता निम्न में से कौन सी है? उत्तर है आपका चौथा, उपरोक्त सभी। न दिया है, आज पढ़ा लिखा युवक अपने जीवन का बहुमूल्य समय कहाँ नष्ट कर देता है? उत्तर है आपका नौकरी खोजने में। च दिया है, भारतीय विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा का पहला सोपान है। उत्तर है आपको शिक्षा आवश्यक हो। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार विद्या का सार क्या था? उत्तर है अन्न से आनंद की ओर बढ़ना। ज दिया है, व्याघात का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा व्याघात का संधि विच्छेद? उत्तर तीसरा, वि धन आघात। झ दिया है, ये तीनों सीढ़ियां एक के बाद एक आती का मिश्र वाक्य होगा। उत्तर तीसरा, सीढ़ियां एक दूसरे के बाद आती है। अगला दिया है ना, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक होगा शिक्षा के सोपान। गद्यांश 8 दिया है आपको, प्रजातंत्र के 3 मुख्य अंग है। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, है ना। इसी आधार पर आपको यह गद्यांश दिया गया है। गद्यांश पूर्ण रूप से आप स्वयं पढ़ें। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला देखिए, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, लोकतंत्र में मीडिया की अहम भूमिका है। यह कार्यपालिका व विधायिका की समस्याओं, कार्य प्रणाली तथा विसंगतियों की चर्चा करती है, पर न्यायपालिका पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने से बचती है। ख दिया गया है आपको, अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होने के बावजूद न्यायपालिका के बारे में मीडिया में कम चर्चा क्यों होती है? ख, न्यायपालिका प्रजातंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, परंतु इसकी परिचर्चा मीडिया में कम होती है क्योंकि उसमें पारदर्शिता अधिक होती है। दूसरे, न्यायपालिका अपने विशेषाधिकारों के प्रयोग से मीडिया को दबा देती है। अगला प्रश्न दिया है आपको, ग, मीडिया ने जनता में अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूकता किस तरह बढ़ाई है? मीडिया सरकार द्वारा बनाई गई नई नई नीतियों को जनता तक पहुंचाती है तथा उन नीतियों के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के प्रति जागरूक बनती है। साथ ही साथ यह दायित्व बोध कराने में भी अपनी अहम भूमिका अदा करती है। आगे दिया है प्रश्न नंबर घ, पारदर्शिता से क्या तात्पर्य है? लोकतंत्र न्यायपालिका में अधिक पारदर्शिता क्यों चाहता है? पारदर्शिता का अर्थ है आर पार दिखाई देना या संदेह में न रखना। न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षिका है, परंतु न्यायाधीशों पर आक्षेप लगने लगे हैं, अतः लोकतंत्र न्यायपालिका में पारदर्शिता चाहता है। अगला है ना, आशय स्पष्ट कीजिए। जिस देश में पंचों को परमेश्वर मानने की परंपरा हो, वहां न्यायमूर्तियों पर आक्षेप दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत में पहले न्यायाधीशों को ईश्वर के बराबर का दर्जा दिया जाता था क्योंकि वे पक्षपातपूर्ण निर्णय नहीं देते थे, परंतु आजकल न्यायाधीशों के निर्णयों
व कार्य प्रणालियों पर आरोप लगाए जाने लगे हैं। यह गलत परंपरा की शुरुआत है। अगला प्रश्न दिया है च, लिखित संविधान लागू होने से जन साधारण पर क्या प्रभाव पड़ा है? हमारे देश में लिखित संविधान लागू होने से जनसाधारण के मन में लोकतंत्र के तीनों अंगों के कर्तव्यों, अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूकता बढ़ गई है। अगला दिया है छ, आज न्यायपालिका में पारदर्शिता की जरूरत क्यों बढ़ गई है? आज न्यायपालिका में पारदर्शिता की जरूरत इसलिए बढ़ गई क्योंकि अब न्यायाधीशों द्वारा दिए गए फैसलों पर उंगली उठाई जाने लगी है। प्रश्न नंबर ज दिया है, न्यायपालिका के अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी उसके बारे में चर्चा कम ही होती है। मिश्र वाक्य बनाइए। मिश्र वाक्य आपका, यद्यपि न्यायपालिका अत्यंत महत्वपूर्ण है फिर भी उसके बारे में चर्चा कम ही होती है। अगला दिया है प्रश्न नंबर छ, दिए गए शब्दों से विशेषण बनाइए। शब्द दिया आपको विश्व और प्रतिष्ठा। देखिए विशेषण वैश्विक और प्रतिष्ठित। न दिया है आपको प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इसका शीर्षक है मीडिया और लोकतंत्र अथवा प्रजातंत्र के अंग। बहुविकल्पीय प्रश्न देखो। क, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? उत्तर 2 है आपका मीडिया। ख, विश्व में मीडिया के उभरने का प्रमुख कारण क्या है? उत्तर 4 है पत्रकारों और समाचार पत्रों द्वारा विश्वसनीयता प्रदान किया जाना। ग दिया है, कार्यपालिका और विधायिका प्रायः सर्वसाधारण में अपनी समस्याओं, विसंगतियों के कारण चर्चा में बने रहते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने में किसका योगदान रहता है? उत्तर है समाचार पत्र, रेडियो तथा टीवी समाचारों की टिप्पणी का। घ दिया है, इनमें से किसकी चर्चा कम ही होती है? न्यायपालिका। न, स्वतंत्रता के बाद लोगों की जागरूकता किसके बारे में बढ़ी है? लोकतंत्र में तीनों अंगों के कर्तव्यों, अधिकारों एवं दायित्वों के बारे में। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य क्या रहा? उत्तर है लोकतंत्र के तीनों अंगों में तालमेल बनाना। न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और सम्मान तब बढ़ सकता है जब उसमें पारदर्शिता हो। ज दिया है, दुर्भाग्यपूर्ण शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में है? उत्तर है आपका तीसरा, उपसर्ग दूर और प्रत्यय पूर्ण। झ दिया है, संविधान निर्माताओं का उद्देश्य रहा है कि तीनों अंग परस्पर तालमेल से कार्य करेंगे। में वाक्य का भेद है मिश्र वाक्य। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है, सही उत्तर है मीडिया और लोकतंत्र। आगे दिया है आपको गद्यांश नंबर 9, परियोजना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे तैयार करने में किसी खेल की तरह का ही आनंद मिलता है। इस तरह परियोजना तैयार करने का अर्थ है खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं है ना, स्कूल नर्सरी में क्लास में एडमिशन होता है तो उनकी पढ़ाई आपने देखी होगी अधिकतर खेल खिलौनों के द्वारा, है ना। कुछ टॉयज को जोड़ना, है ना, टॉयज के रूप में ABCD सीखना, 1 2 सीखना। तो क्या है, खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाना। यदि आपको कहा जाए कि दशहरा पर निबंध लिखिए तो आपको शायद उतना आनंद नहीं आएगा, लेकिन यदि आपसे कहा जाए अखबारों में छपे अलग अलग शहरों के दशहरे के चित्र काटकर अपनी कॉपी में चिपकाइए और लिखिए कि कौन सा चित्र किस शहर के दशहरे का है, तो शायद आपको बहुत आनंद आएगा, है ना। चित्र इकट्ठा करना और चिपकाना, ये भी क्या है, एक शैक्षिक परियोजना है। इस प्रकार की फोटो फीचर परियोजना कहलाती है। जो हम चित्र इकट्ठा करते हैं तो क्या होती है, फोटो फीचर परियोजना। आगे आप इस गद्यांश को स्वयं पढ़ें। देखिए इसका अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न, पहला प्रश्न दिया है, शिक्षा में परियोजना को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? शिक्षा में परियोजना को शामिल करने का उद्देश्य शिक्षा को रुचिकर एवं आनंदपूर्ण बनाते हुए खेल खेल में कुछ नया सिखाने का प्रयास करना। परियोजना नियमित एवं व्यवस्थित रूप से स्थिर किया गया विचार एवं स्वरूप है। इसके द्वारा खेल खेल में ज्ञानार्जन तथा समस्या समाधान आदि की तैयारी की जाती है। ग दिया है, शैक्षिक परियोजना में संबंधित विषय पर तथ्यों को जुटाते हुए चित्र इकट्ठे करके एक स्थान पर चिपकाए जाते हैं। इनसे नई नई बातों की जानकारी दी जाती है।
प्रश्न नंबर ग शैक्षिक। घ है आपका परियोजना किस तरह हमारा ज्ञानवर्धन करती है। परियोजना हमें हमारी समस्याओं का निदान प्रदान करती है तथा देश दुनिया की जानकारियां भी प्रदान करती है। साथ ही साथ यह हमको नए नए तथ्यों को जुटाने तथा उन पर विचार करने का अवसर भी प्रदान करती है। अगला प्रश्न न परियोजना किस प्रकार तैयार की जा सकती है। परियोजना कई प्रकार से तैयार की जाती है। हर व्यक्ति इसे अपने ढंग से तैयार कर सकता है। आगे देखिए च फोटो फीचर परियोजना से आप क्या समझते हैं। फोटो फीचर परियोजना समस्या निदान और ज्ञानार्जन दोनों के लिए हो सकती है। इससे देश दुनिया की जानकारियां प्राप्त की जाती है और किसी समस्या के निदान हेतु एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। प्रश्न नंबर 6 है परियोजना मुख्यतया कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। परियोजना दो प्रकार की होती है। पहला समस्या का निदान करने वाली परियोजना तथा दूसरा विषय की समुचित जानकारी देने वाली परियोजना। प्रश्न नंबर ज दिया है शैक्षिक परियोजना और फोटो फीचर परियोजना में क्या अंतर है। उत्तर देखो शैक्षिक परियोजना शिक्षा को आनंदपूर्ण बनाती है, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि फोटो फीचर परियोजना शैक्षिक परियोजना का ही एक भाग है जो विभिन्न विषयों से जुड़े चित्रों को काटकर तैयार की जाती है। प्रश्न नंबर झ देखिए सरल वाक्य में बदलिए। इस तरह से न केवल आपने चित्र काटे और चिपकाए बल्कि कई शहरों में मनाए जाने वाले दशहरे के तरीकों को भी जाना। वाक्य है इस तरह आपने चित्र काटना, चिपकाना और विभिन्न शहरों में मनाए जाने वाले दशहरे को जाना। अब है आगे प्रश्न कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक क्या है, परियोजना का स्वरूप। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए। क शिक्षा में परियोजना को शामिल करने का उद्देश्य है। सही उत्तर है आपका उपरोक्त सभी। ख फोटो फीचर परियोजना इनमें से किसका भाग है। सही उत्तर है शैक्षिक परियोजना। ग दशहरे पर तैयार की गई फोटो फीचर परियोजना से हमें ज्ञान होता है। पहला उत्तर है विभिन्न शहरों में दशहरा मनाए जाने के तरीकों का। घ दिया है परियोजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। उत्तर है आपका इनमें लेखन कार्य अधिक करना पड़ता है। न किसी भी विषय की समुचित जानकारी हमें मिलती है। उत्तर है आपका शैक्षिक परियोजना से। च दिया है किसी समस्या के निदान के लिए तैयार की गई परियोजना किनके द्वारा तैयार की जाती है। सही उत्तर है सरकार अथवा संगठनों द्वारा। छ दिया है किसी समस्या के निदान से जुड़ी परियोजना का लाभ क्या है। उत्तर है आपका सही समस्या के विभिन्न पहलुओं पर कार्य करने में आसानी हो जाना। ज दिया है संगठन में प्रयुक्त उपसर्ग है। सही उत्तर है आपका सम। यह शैक्षिक परियोजना है जो आसानी से तैयार की जा सकती है। रेखांकित पदों के उपवाक्य का भेद है। उत्तर है आपका विशेषण उपवाक्य। न दिया है उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। क्या शीर्षक होगा, परियोजना का स्वरूप। अगला गद्यांश दिया आपको जाति प्रथा के ऊपर आधारित। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशे का कार्य का चुनाव स्वयं कर सके, है ना। आगे का गद्यांश आप स्वयं पढ़ें। अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न देखिए। क कुशल श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। उत्तर है कुशल या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम जातीय जड़ता को त्याग कर प्रत्येक व्यक्ति को इस सीमा तक विकसित एवं स्वतंत्र करें जिससे वह अपनी कुशलता के अनुसार कार्य का चुनाव स्वयं करें। प्रश्न नंबर ख देखो जाति प्रथा के सिद्धांत को दूषित क्यों कहा गया है। उत्तर है जाति प्रथा के सिद्धांत को दूषित इसलिए कहा गया है क्योंकि वह व्यक्ति की क्षमता या रुचि के अनुसार उसके चुनाव पर आधारित नहीं है। वह पूरी तरह माता पिता की जाति पर ही अविलंबित और निर्भर है। प्रश्न नंबर ग है जाति प्रथा पेशे का न केवल दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। कथन पर उदाहरण सहित टिप्पणी कीजिए। ग
जाति प्रथा व्यक्ति की क्षमता, रुचि और उसके चुनाव पर निर्भर न होकर गर्भाधान के समय से ही व्यक्ति की जाति का पूर्व निर्धारण कर देती है, जैसे धोबी, कुम्हार, सुनार आदि। प्रश्न नंबर घ है, भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण किस प्रकार बन जाती है? उत्तर, उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर विकास और परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा न कर पाने पर वह बेरोजगार हो जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, जाति प्रथा बेरोजगारी का कारण कब बन जाती है? किसी जाति विशेष द्वारा बनाए गए उत्पाद आज के औद्योगिकरण के युग में मशीनों से बनाए उत्पादों के सामने कहीं टिक नहीं पाते। ऐसे में उस जाति विशेष का परंपरागत रोजगार छीन जाने से बेरोजगारी बढ़ती है। अगला प्रश्न दिया है च, गद्यांश में हिंदू धर्म की जाति प्रथा की किस कमी का उल्लेख किया गया है? गद्यांश में हिंदू धर्म की जाति प्रथा की उस कमी का उल्लेख किया गया जिसके कारण व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की आजादी नहीं है, भले ही वह बेरोजगार होकर भूखा मर जाए। 6 दिया है, जाति प्रथा के आधार पर किया गया श्रम विभाजन स्वाभाविक क्यों नहीं है? उत्तर देखो, जाति प्रथा के आधार पर किया गया श्रम विभाजन इसलिए स्वाभाविक नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, यह एक तरह से थोपा हुआ है। प्रश्न नंबर ज दिया है, पेशा अनुपयुक्त होने पर व्यक्ति भूखों मर जाता है, मिश्र वाक्य में बदलिए। जब पेशा अनुपयुक्त होता है तब व्यक्ति भूखों मर जाता है। अगला प्रश्न दिया है आपको ज, समस्त पदों का विग्रह कीजिए, समास का नाम लिखिए। श्रम विभाजन, माता पिता। समास विग्रह है श्रम का विभाजन और समास का नाम है तत्पुरुष समास। माता और पिता द्वंद्व समास। अगला प्रश्न दिया है आपको, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। शीर्षक है आपका जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए। सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण कब किया जा सकता है? सही उत्तर है आपका कार्य का चयन खुद करने की क्षमता विकसित करने पर। ख दिया है, जाति प्रथा का सिद्धांत दूषित क्यों कहा जाता है? सही उत्तर है अन्य दृष्टिकोण से जाति निर्धारित कर दिया जाना। ग दिया है, मनुष्य के पेशे को कब निर्धारित कर दिया जाता है? व्यक्ति के जन्म से पूर्व। घ दिया है, आज व्यक्ति के सामने पेशा बदलने की स्थिति क्यों आ जाती है? सही उत्तर है आपका उपरोक्त सभी। न दिया है, प्रतिकूल परिस्थितियों में पेशा बदलने की छूट न होने पर क्या होता है? सही उत्तर है आपका व्यक्ति भूखों मरने पर विवश हो जाता है। ज दिया है, किस धर्म की जाति तथा गैर पैतृक पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है? सही उत्तर है आपका हिंदू धर्म। 6 दिया है, जाति प्रथा के कारण समाज में कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती? सही उत्तर है प्रत्यक्ष बेरोजगारी। ज दिया है, अनुपयुक्त से प्रयुक्त उपसर्ग है, आपका सही उत्तर है अनु। ज दिया है, व्यक्ति ऐसा पेशा नहीं चुन सकता जो उसका पैतृक पेशा न हो, रेखांकित उपवाक्य का भेद होगा। सही उत्तर है आपका विशेषण उपवाक्य। अगला दिया है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है। सही उत्तर है आपका अनुपयुक्त पेशा। यहाँ आपका गद्यांश 10 खत्म होता है। अब आप लोग सब इसे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।